राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ओम प्रकाश गावा। चैप्टर 1 राजनीति क्या है, व्हाट इज ए पॉलिटिकल। राजनीति सिद्धांत विवेच्य का राजनीति सिद्धांत का विवेच्य विषय राजनीति है। अतः शुरू में यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि राजनीति क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। राजनीति के बारे में आम आदमी की धारणा से इसके तकनीकी अर्थ का पता लगाने में विशेष सहायता नहीं मिलती। फिर राजनीति की चिरसम्मत धारणा से भी इनकी आधुनिक धारणा का पूरा विवरण प्राप्त नहीं होता। परंतु राजनीति की आधुनिक धारणा को समझने के लिए इसके बारे में आप आम आदमी की धारणा और चिरसम्मत धारणा का परिचय प्राप्त कर लेना लाभदायक होगा। राजनीति के बारे में आम आदमी की धारणा। तो राजनीति के बारे में आम आदमी की धारणा लेमैन्स नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति शब्द का प्रयोग राजनीति शब्द का प्रयोग हम अपनी दैनिक बातचीत में भी करते हैं और वैज्ञानिक अध्ययन में भी करते हैं। क्या इन दोनों संदर्भों में हमारा तात्पर्य है एक जैसा होता है? शायद नहीं। परंतु राजनीति के वैज्ञानिक रूप तक पहुंचने के लिए शुरू में इस बात पर विचार कर लेना अत्यंत रोचक होगा कि आम आदमी राजनीति की कल्पना किस रूप में करता है। एलिन बॉल ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, आधुनिक राजनीतिक और शासन 1988 के अंतर्गत यह संकेत दिया कि राजनीतिक गतिविधि की आम धारणा को अपना लेने पर दो प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पहले अक्सर यह मान लिया जाता है कि राजनीति का सरोकार केवल सार्वजनिक क्षेत्र से है, अर्थात संसदों, चुनावों और मंत्रिमंडलों से। मानवीय गतिविधि के अन्य क्षेत्रों से इसे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे, इसमें यह खतरा रहता है कि राजनीति को निरी दलगत राजनीति के साथ मिला दिया जाता है, जैसे इसका सरोकार कोई राजनीति मत रखने से हो, या कम से कम इसमें सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञों की साजिशों और चालबाजियों के प्रति घृणा की भावना निहित रहती है। मतलब यह है कि आम आदमी राजनीति का अर्थ लगाते समय एक छोटे से दायरे के बारे में सोचता है। वह इसे या तो केवल मंत्रियों और विधायकों की गतिविधि समझ लेता है, या इसे राजनीति की चालबाजियों और चुनावों के पैंतरों के साथ जोड़ने लगता है। वह यह अनुभव नहीं करता कि राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसीज है और सामाजिक जीवन के अनेक स्तरों पर चलती रहती है। बहुत वह यह मान लेता है कि राजनीति में सार्वजनिक सभाएं, जलसे जुलूस, नारेबाजी, प्रदर्शन, मांगें, हड़तालें, आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसी गतिविधियां आ जाती हैं, या फिर उसका ध्यान चुनावों, प्रचार अभियान या रैलियों के उस पक्ष की ओर चला जाता है जिसमें झूठे वादे किए जाते हैं और उनकी पूर्ति के झूठे समाचार फैलाए जाते हैं। इन्हीं गोलमोल धारणाओं के परिणाम स्वरूप राजनीति को कभी कभी धूर्तों का अंतिम आश्रय, लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्कूल गर्ल्स
कहकर इसकी निंदा की जाती है। अर्नेस्ट बैन ने राजनीति के स्वरूप पर व्यंग्य करते हुए इसे ऐसी कला की संज्ञा दी है जिसमें, ये वेरी इम्पोर्टेंट होगा, पहले तो मुसीबत को ढूंढते हैं, फिर वह जहाँ हो या न हो वहाँ से उसे पकड़ लाते हैं, उसका गलत निदान किया जाता है और फिर उसका गलत उपचार किया जाता है। ये अर्नेस्ट बैन का स्टेटमेंट है। पहले तो मुसीबत को ढूंढते हैं, फिर वह जहाँ हो या ना हो वहाँ से उसे पकड़ लाते हैं, उसका गलत निदान किया जाता है और फिर उसका गलत उपचार किया जाता है। इन अनोखी धारणाओं के आधार पर राजनीति को कभी कभी घिनौना खेल, डर्टी गेम कहा जाता है। छात्रों को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है और न्यायाधीशों तथा अन्य बुद्धिजीवियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने आप को राजनीति से ऊपर रखेंगे। परंतु यदि हम राजनीति से घृणा करते हुए उससे दूर भागेंगे तो यह डर है कि राजनीति सचमुच गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी और सार्वजनिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। देखा जाए तो प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में राजनीतिज्ञों की आपत्तिजनक गतिविधियों को देखकर ही सुकरात और प्लूटो ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी और अपना जीवन राजनीति के ऐसे रूप की तलाश में लगा दिया था जो समाज को कल्याण की ओर ले जा सके। यह तलाश आज भी जारी है। इसके लिए राजनीति के सही रूप की जानकारी जरूरी है। जब कोई मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है कि उससे हीन मनुष्य उस पर शासन करने लगते हैं। ये प्लेटो का कथन था। राजनीति की चिरसम्मत धारणा, क्लासिकल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के सही रूप को जानने समझने के लिए उन भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है जो इसकी अवधारणा के साथ जुड़ गई है। राजनीति की चिरसम्मत धारणा हमें सही दिशा में सोचने का रास्ता दिखाती है। राजनीति का अंग्रेजी पर्याय पॉलिटिक्स है जो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है। यह प्राचीन नगर राज्य का द्योतक है। यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर थे। इनकी एक विशेषता यह थी कि इनके नागरिक बहुधा स्वयं अपना शासन चलाते थे। ये नगर राज्य के सदस्यों और संचालकों के रूप में जो भूमिका निभाते थे उससे संबंधित गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। इन गतिविधियों के व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। प्लेटो, अरिस्टो और समकालीन यूनानी विचारकों की दृष्टि में पोलिस या नगर राज्य के मामले अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अरिस्टो ने तो इनके अध्ययन को सर्वोच्च विज्ञान या परम विज्ञान, मास्टर साइंस की संज्ञा दे डाली। तो मास्टर साइंस की संज्ञा पॉलिटिक्स को किसने दी? तो ये प्रश्न पूछ लिया गया है कई बार। उसका विचार था कि नगर के लिए नगर राज्य के जीवन में भाग लेना उत्तम जीवन, गुड लाइफ की आवश्यक शर्त है। यूनानी विचारक यह मानते थे कि राज्य मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। ये कथन अरस्तु का है। जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता, जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, वह या तो निरापशु होगा, अति मानव होगा, अर्थात वह या तो
मनुष्य तक स्तर से बहुत नीचे गिरा होगा या बहुत ऊंचा उठा होगा। राज्य में रहकर ही मनुष्य सही अर्थ में मनुष्य बनता है, अन्यथा उसे मनुष्य के रूप में नहीं पहचाना जा सकता। राज्य में सद्जीवन की प्राप्ति के लिए नियम मनुष्य जो जो कुछ करता है, जिन जिन गतिविधियों में भाग लेता है, जो जो नियम संस्थाएं और संगठन बनाता है, उन सबको अरस्तू ने राजनीति के अध्ययन का विषय माना है। इसे हम राजनीति की चिरसम्मत धारणा कहते हैं। इस युग में मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत होता था। अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे कि समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इत्यादि उन दिनों स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं थे। अरस्तू ने राजनीति को इसलिए सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा दिया क्योंकि वह मानव समाज के अंतर्गत विभिन्न संबंधों को व्यवस्थित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। राजनीति की सहायता से मनुष्य इस धरती पर अपनी नियति को वश में करने का प्रयास करते हैं। अन्य सब ज्ञान विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन को संभालने के साधन हैं। राजनीति शास्त्र समस्त शास्त्रों का सिरमौर है। राजनीति की इस धारणा के अंतर्गत न केवल नागरिकों के कर्तव्यों पर विचार किया जाता है, बल्कि उसमें सारे सामाजिक संबंध समा जाते हैं, जैसे कि परिवार में पत्नी पर पति का नियंत्रण, संतान पर पिता का नियंत्रण और दास पर स्वामी का नियंत्रण, शिक्षा, पूजा पाठ, त्योहार मनाने के तरीके, खेल कूद, सैनिक संगठन की इत्यादि। परंतु अरस्तू ने इस तर्क का खंडन किया कि राज्य में प्रयुक्त होने वाली सब तरह की सत्ता अथॉरिटी एक जैसी ही होती है। इस तरह राजनीति वैसे तो मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन को अपने अंदर समेट लेती है, परंतु राज्य या शासन के संचालन में जिस सत्ता का प्रयोग किया जाता है वह दास के ऊपर स्वामी की सत्ता से, पत्नी के ऊपर पति की सत्ता से या संतान के ऊपर पिता की सत्ता से भिन्न होती है। अरस्तू ने यह मान्यता रखी थी कि राज्य के ढांचे में शासक अपने समकक्ष नागरिकों पर सत्ता का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शासकों और साधारण नागरिकों की योग्यता में कोई अंतर नहीं होता। परंतु परिवार के ढांचे में गृहस्वामी अपने से हीन व्यक्तियों पर सत्ता का प्रयोग करता है, क्योंकि स्त्रियां, बच्चे या दास योग्यता की दृष्टि से स्वभावतः हैं, पति, पिता या स्वामी से हीन होते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि अरस्तू के समय का समाज आज के समाज की तरह जटिल नहीं था। उन दिनों लोगों का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन इतना घुला मिला था कि इनके पृथक पृथक अध्ययन की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। वैसे अरस्तू ने राज्य प्रबंध को गृह प्रबंध की तुलना में उच्च कोटि का प्रबंध माना है, तो भी उसने गृह प्रबंध को राज्य प्रबंध का अंग मानते हुए उसकी विस्तृत चर्चा की है। फिर सद्जीवन की साधना में राजनीतिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन का भी अपना महत्व है। इस विचार को सामने रखकर अरस्तू ने अपने राजनीतिक शास्त्र की रूपरेखा बहुत विराट रखी है। वैसे प्राचीन यूनान में राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो बहुत विस्तृत था, परंतु राजनीति से जुड़े लोगों की संख्या बहुत थोड़ी थी। किसी भी यूनानी नगर राज्य
की जनसंख्या में स्वतंत्र जनों की संख्या बहुत कम होती थी और उन्हीं की गतिविधियां राजनीतिक दायरे में आती थीं। इनमें से भी स्त्रियों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। बाकी जनसंख्या में दास, स्लेव्स या अन्य देशीय एलियंस आते थे जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। उदाहरण के लिए प्लेटो के नगर राज्य एथेंस में करीब 4 लाख की जनसंख्या में करीब 2.5 लाख दास या नागरिक थे। मध्य युग में सभी राजनीति इन्हीं गिने राजाओं, दरबारियों, सामंत सरदारों, सेनापतियों, नवाबों, रईसों, महंतों व मठाधीशों की गतिविधि की थी। जनसाधारण उनके चाकर थे या केवल प्रजा थे जिन्हें राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। परंतु आज के युग में राजनीति जनसाधारण के समर्थन पर आश्रित हो गई है, इसलिए यह जनसाधारण के जीवन के साथ निकट से जुड़ गई है। कुछ देशों में किसी न किसी तरह की तानाशाही या सैनिक शासन के अधीन जनसाधारण को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, परंतु वहाँ भी राजनीतिक चेतना अंदर ही अंदर पनपती रहती है और अवसर पाकर ऐसे आंदोलनों के रूप में फिर स्फुटित होती है कि वह बड़ी बड़ी तानाशाहियों को हिला देती है। तब जनसाधारण राजनीति में अपनी उपयुक्त भूमिका संभाल लेते हैं। राजनीति की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति की चिरसम्मत धारणा के विपरीत आज के युग में राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो सीमित हो गया है, परंतु इसमें भाग लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में, आज राजनीति के अध्ययन में मनुष्य की सामाजिक जीवन की समस्त गतिविधियों पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन गतिविधियों पर विचार किया जाता है जो सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी और सार्वजनिक निर्णयों, पब्लिक डिसीजंस को प्रभावित करती है। परंतु आज के युग में सार्वजनिक नीतियाँ और निर्णय इन्हें गिने शासकों, विधायकों या सत्ताधारियों की इच्छा को व्यक्त नहीं करते, बल्कि समाज के विभिन्न समूह की परस्पर क्रिया, इंटरेक्शन का परिणाम होते हैं। इस तरह राजनीति जनसाधारण की उन गतिविधियों का संकेत देती है जिनके माध्यम से भिन्न भिन्न समूह अपने अपने परस्पर विरोधी हितों में तालमेल स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। यह जरूरी नहीं कि इससे सचमुच न्याय संगत समाधान ही निकले। कुछ समूह अधिक संगठित, अधिक साधन संपन्न, अधिक मुखर और अधिक व्यवहार कुशल होते हैं, अतः वे अपने हितों को अन्य समूहों के हितों से ऊपर रखने में सफल हो जाते हैं, जिससे सामाजिक जीवन में असंतुलन पैदा हो जाता है। परंतु यह आशा की जाती है कि राजनीति में अन्य समूह को अपने हितों को संगठित करने और बढ़ावा देने का अवसर मिलता रहेगा, जिससे आगे चलकर न्याय संगत समाधान की भावना बनी रहे। परंपरागत राजनीति शास्त्र का मुख्य सरोकार राज्य स्टेट से था, इसलिए इसकी परिभाषा राज्य के विज्ञान, साइंस ऑफ द स्टेट के रूप में दी जाती थी। राजनीति शास्त्र के परंपरागत विद्वानों और लेखकों ने अपना ध्यान मुख्य रूप से इन समस्याओं पर केंद्रित किया। क, राज्य के लक्षण, मूल तत्व और संस्थाएं क्या हैं। ख, सर्वगुण संपन्न राज्य, परफेक्ट स्टेट का स्वरूप कैसा होगा। परंतु आधुनिक लेखक यह अनुभव करते हैं कि राजनीति मानव जीवन की एक विशेष गतिविधि है। यह केवल राज्य से जुड़ी गतिविधि नहीं है, बल्कि संपूर्ण सामाजिक संगठन के साथ जुड़ी हुई गतिविधि है। अतः आज के युग में राजनीति को राज्य की औपचारिक संस्थाओं
फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ और उनके कार्यों का समुच्चय नहीं माना जाता, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया सोशियल प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि यह प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। स्टेट राज्य समाज के भीतर उन संस्थाओं का समुच्चय जिनका कार्य सार्वजनिक निर्णय पब्लिक डिसीजन तक पहुंचना, कानून बनाना और लागू करना तथा न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा एवं व्यवस्था को कायम रखना है। इन कार्यों को प्रभावशाली ढंग से संपन्न करने के लिए राज्य को सर्वोच्च कानूनी सत्ता प्राप्त होती है। व्यवहार के धरातल पर राज्य के ये कार्य सरकार के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि। पॉलिटिक्स इज द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ मैन। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो ये स्टेटमेंट पूछा गया है कई बार, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये किसका कथन है? तो मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है। इस तरह अरस्तु ने मनुष्य की ऐसी स्वाभाविक क्षमता को मान्यता दी थी जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। इसका अर्थ यह था कि मनुष्य किसी न किसी राज्य पोलिस के अंतर्गत रहता है, अर्थात वह एक सामूहिक सत्ता के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करता है। प्राणी के नाते वह उत्तम जीवन, गुड लाइफ और आत्मसिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सके। अतः अरस्तु की दृष्टि में राजनीति मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समेट लेती है। हालांकि शासन के स्तर पर जिस सत्ता अथॉरिटी का प्रयोग होता है वह परिवार या संपत्ति जुड़ी सत्ता से भिन्न है। आधुनिक सिद्धांतकार राजनीति को मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि को मानता है, परंतु आज के युग में यह उसकी एक विशेष गतिविधि है। मनुष्यों की यह गतिविधि समाज के विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त होती है, जैसे कि हित समूहों, इंटरेस्ट ग्रुप्स या राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से। हित समूह उन लोगों के समूह हैं जो अपने एक जैसे हित की सिद्धि के लिए अपना शक्तिशाली संगठन बनाते हैं, जैसे कि मजदूर संघ या वाणिज्य मंडल इत्यादि। जबकि राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार सभी तरह के हितों में तालमेल बिठाकर जनसाधारण का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रों के मध्य राजनीति से जुड़ी गतिविधियां शांति के समय कूटनीति, डिप्लोमेसी के रूप में व्यक्त होती है और अशांति के समय युद्ध के रूप में। परंतु यह बात याद रखने की है कि राजनीति का उपयुक्त तरीका नहीं है। युद्ध का सहारा कब लिया जाता है? जब राजनीति सफल हो जाती है। युद्ध का सहारा तब लिया जाता है जब राजनीति सफल हो जाती है। हाँ, युद्ध के नियमों का पालन राजनीति का विषय अवश्य है। देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधि साधारणतः शक्ति के संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर के रूप में व्यक्त होती है। यह संघर्ष अनेक राष्ट्रों के बीच भी चल सकता है और एक ही राष्ट्र के भीतर भिन्न समूहों के बीच भी चल सकता है। संक्षेप में कहें, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की स्थिति में समाज के दुर्लभ संसाधनों, रेयर रिसोर्सेज पर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण, डोमिनेंस एंड कंट्रोल स्थापित करने के प्रयास को राजनीति की संज्ञा दी जाती है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए विशिष्ट युक्ति और कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें नैतिक सिद्धांतों को पैर रखने की नौबत भी
आ सकती है, क्योंकि यह संघर्ष सभ्य समाज के स्तर पर चलता है, वन्य पशुओं के स्तर पर नहीं। इसलिए इसमें नैतिक आदर्शों की दुहाई अवश्य दी जाती है। दूसरे शब्दों में, राजनीति के खिलाड़ी का असली उद्देश्य नैतिक दृष्टि से चाहे कितना ही घिनौना क्यों न हो, वह उसे ऐसे ढंग से प्रस्तुत करेगा जैसे वही नैतिक आदर्श का मुख्य संरक्षक हो। यहाँ तक कि युद्ध की घोषणा करते समय भी प्रत्येक राष्ट्र दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे किसी उच्च नैतिक आदर्श की रक्षा के लिए यह कठोर कदम उठाना पड़ा है। राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अथॉरिटी। राजनीति के अंतर्गत जो निर्णय किए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए सत्ता का प्रयोग जरूरी है, परंतु यह बात ध्यान रखने की है कि राजनीति में जिस सत्ता, अथॉरिटी, प्रभुत्व, डोमिनेंस, नियंत्रण, कंट्रोल का प्रयोग होता है वह अन्य सामाजिक संगठनों की सत्ता से भिन्न है। उदाहरण के लिए, परिवार, मजदूर संघ या व्यापारिक संगठन के भीतर जिस सत्ता का प्रयोग होता है वह राजनीति की श्रेणी में नहीं आती। राजनीति के क्षेत्र में वही सत्ता आती है जिसका प्रयोग या तो सरकार स्वयं करती है या जिसका प्रयोग सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति है, पुस्तक है। पर अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में जो 332 ईसा पूर्व में लिखी गई थी, इस तर्क का खंडन किया था कि सब तरह की सत्ता एक जैसी होती है। उसने यह संकेत किया था कि राजनीतिक संगठन पोलिस के अंतर्गत शासन की सत्ता दूसरी तरह की सत्ता से भिन्न होती है, जैसे कि पत्नी के संदर्भ में पति की सत्ता से और दास के संदर्भ में स्वामी की सत्ता से। अरस्तु ने लिखा है कि पत्नी के संदर्भ में पति की सत्ता प्राकृतिक नियम की देन है, क्योंकि प्रकृति में स्त्री को पुरुष से हीन बनाया है, परंतु शासक की तुलना में कोई भी नागरिक प्राकृतिक रूप से हीन नहीं होता। फिर दास के संदर्भ में स्वामी की सत्ता निरंकुश होती है, क्योंकि दास का जीवन पूरी तरह स्वामी के हाथ में रहता है, परंतु नागरिक के संदर्भ में शासन की सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि कानून की दृष्टि में सब नागरिक समान हैं, चाहे कोई धनवान हो या निर्धन हो, चाहे कोई शासक के पद पर कार्यरत हो या साधारण नागरिक हो। यहाँ अरस्तु ने सब नागरिकों की समानता का जो विचार रखा है वह तो आज के युग में सर्वथा मान्य है, परंतु दासों और स्त्रियों की स्थिति के बारे में उसने जो मान्यता रखी है उसे आज कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता है। यह धारणा अरस्तु के समय से ही चली आ रही है। किसी न किसी रूप में सत्ता, शासन या शक्ति से जुड़ा रहता है। यह मान्यता आज भी प्रचलित है। उदाहरण के लिए, आधुनिक युग में प्रख्यात जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर 1864-1920 ने यह मत प्रकट किया कि किसी संगठन को राजनीतिक संगठन तभी और वहीं तक मानना चाहिए जब तक जहाँ तक किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत उसके आदेशों का निरंतर पालन होता हो और उसका पालन कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी तंत्र को शक्ति का प्रयोग करे या ऐसा करने का डर दिखाए। शक्ति का प्रयोग करे, ऐसा करने का डर दिखाए। वर्तमान युग के विख्यात अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक हैरल्ड लासवेल 1978 के अनुसार राजनीति विज्ञान में यह पता लगाते हैं कि शक्ति या सत्ता किस किस रूप में पाई जाती है और उसका प्रयोग कौन कौन किस किस के साथ मिलकर करता है। लासवेल का विचार है कि राजनीतिक तृतीय शक्ति के प्रयोग से ही सार्थक होता है। इस तरह जहाँ अरस्तु ने
सत्ता शक्ति का या शासन को ही राजनीतिक संबंध का आवश्यक लक्षण माना है। मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रयोग क्षेत्र की ओर भी संकेत किया है, पर जहां अरस्तू ने राजनीतिक सत्ता को अन्य सब तरह की सत्ता से अलग करने का सुझाव दिया है, लासवेल ने हर तरह की सत्ता को राजनीति का विषय माना है। उदाहरण के लिए व्यापारिक या व्यावसायिक संगठन में जिस सत्ता का प्रयोग होता है, लासवेल के अनुसार उसे भी एक तरह का राजनीतिक संबंध मान लेना चाहिए। लासवेल का यह दृष्टिकोण उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। यदि सारी सामाजिक संस्थाओं और संगठनों में प्रयुक्त सत्ता को राजनीति विज्ञान का विषय मान लिया जाएगा तो उसका विचार क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो जाएगा और इसकी मुख्य समस्या दब जाएगी। राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रिवोल्यूशन। राजनीति एक विशेष मानवीय क्रिया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परंतु उसकी प्रत्येक गतिविधि राजनीति के दायरे में नहीं आती। हम यह कह सकते हैं कि एक विशेष स्थिति में मनुष्य जो क्रियाएं करते हैं वे राजनीति की परिभाषा में आती हैं। इस स्थिति को हम राजनीतिक स्थिति पॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं। हेलेन बॉल ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट आधुनिक राजनीतिक और शासन 1988 के अंतर्गत लिखा है, राजनीतिक गतिविधि से मतभेदों की स्थिति और उन मतभेदों के समाधान के प्रयास का संकेत मिलता है। राजनीतिक स्थिति का सार तत्व संघर्ष और उस संघर्ष का समाधान है। इसी प्रकार स्टीफेन एल वास्बी ने पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन एंड इंट्रोडक्शन राजनीति विज्ञान का परिचय अध्ययन विषय और उसके आयाम 1973 के अंतर्गत लिखा है। जहाँ राजनीति है वहाँ कोई न कोई विवाद रहता है। जहाँ कोई न कोई समस्याएं होती हैं वहाँ राजनीति होती है। जहाँ कोई विवाद नहीं होता, जहाँ किन्हीं समस्याओं पर वाद विवाद नहीं चल रहा होता, वहाँ राजनीति भी नहीं होती। J.D.B. मिलर ने द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति का स्वरूप 1962 के अंतर्गत यह संकेत दिया था कि राजनीतिक स्थिति में संघर्ष के समाधान के लिए शासन या सरकार का प्रयोग किया जाता है। मिलर के शब्दों में राजनीतिक गतिविधि मतभेद की स्थिति से पैदा होती है और इसका सरोकार संघर्ष के समाधान में शासन के प्रयोग से है, चाहे वह कोई परिवर्तन लाने के लिए किया जाए या परिवर्तन को रोकने के लिए। यदि राजनीति को एक सुनिश्चित गतिविधि के रूप में पहचानना हो तो इसके लिए पहले तो विभिन्न पक्षों या व्यक्तियों के बीच कोई आरंभिक मतभेद होना चाहिए और इसका सरोकार संघर्ष के समाधान में शासन के प्रयोग से है, चाहे वह कोई परिवर्तन लाने के लिए किया जाए या परिवर्तन को रोकने के लिए। यदि राजनीति को एक निश्चित गतिविधि के रूप में पहचानना हो तो इसके लिए पहले तो विभिन्न पक्षों या व्यक्तियों के बीच कोई आरंभिक मतभेद होना चाहिए और फिर किसी न किसी दिशा में इस मतभेद के समाधान के लिए सरकार भी
सरकार की उपस्थिति होनी चाहिए। इस तरह राजनीतिक प्रक्रिया के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। क्या? एक तो किन्हीं पक्षों के बीच कोई मतभेद या संघर्ष विद्यमान हो। दूसरा है सरकार की सत्ता के माध्यम से उस संघर्ष के समाधान का प्रयास किया जाए। एलन बॉल ने राजनीतिक स्थिति का जो उदाहरण दिया है वह उपयुक्त उदाहरण प्रतीत नहीं होता। उसने लिखा है, यदि किसी शिशु गृह में दो बच्चे हों और एक खिलौना हो और दोनों बच्चे एक साथ उस खिलौने को पाना चाहते हों तो वहाँ राजनीतिक स्थिति उपस्थित होगी। ऐसे में दोनों बच्चे मारपीट कर सकते हैं ताकि जो ज़्यादा ताकतवर हो वह खिलौना ले जाए, या माता वहां जाकर अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए झगड़ा करने वाले बच्चों का फैसला कर सकती है। इस उदाहरण में दो कमियां हैं। एक तो यह है कि इसमें दो बच्चों के निजी संघर्ष, प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट की ओर संकेत किया गया है, जो राजनीतिक स्थिति का उपयुक्त उदाहरण नहीं है। इसी तरह के अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जो राजनीति की परिधि में नहीं आते, जैसे कि घर में बजट को लेकर पति पत्नी में होने वाला मतभेद या विवाद राजनीतिक स्थिति प्रस्तुत नहीं करता। केवल ऐसे संघर्ष, मतभेद या विवाद को ही राजनीति का उपयुक्त विषय मान सकते हैं जो सार्वजनिक स्तर, पब्लिक लेवल पर पैदा हों, अर्थात जो ऐसी सामाजिक स्थिति में पैदा हो कि उसके साथ दो या दो से अधिक प्रमुख समूह जुड़े हों, चाहे वह विवाद स्थानीय स्तर पर पैदा हो या क्षेत्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वह आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, जातीय या ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे से जुड़ा हो। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक संघर्ष का सरोकार हमेशा सार्वजनिक समस्याओं से होता है, निजी समस्याओं से नहीं। यह सार्वजनिक समाधान की मांग करता है, निजी समाधान की नहीं। सामान्य भाषा में हम धार्मिक संगठन, विश्वविद्यालय या कारखाने की राजनीति की बात करते हैं। जब तक यह तथाकथित राजनीति किसी अकेले संगठन तक सीमित रहती है और सार्वजनिक जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं डालती, तब तक हम उसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उपयुक्त विषय नहीं मानते। परंतु कई बार निजी स्तर के संघर्ष सार्वजनिक सरकार के विषय बन जाते हैं और राजनीति के दायरे में आने लगते हैं। जब पति पत्नी का निजी विवाद परिवार में स्त्रियों की स्थिति या समाज में स्त्रियों के अधिकारों की समस्या बन जाता है, तब वह राजनीति का विषय हो जाता है, क्योंकि वह सार्वजनिक समाधान की मांग करने लगता है। एलन बॉल के उदाहरण में दूसरी कमी यह है कि उसमें बच्चों के संघर्ष के समाधान का एक यह तरीका सोचा गया है कि वे मारपीट कर सकते हैं, अर्थात हिंसा का सहारा ले सकते हैं, परंतु हिंसा या युद्ध का सहारा लेना राजनीतिक समाधान, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की कोटि में नहीं आता। इसमें संदेह नहीं कि कुछ राजनीतिक विवादों की परिणति युद्ध के रूप में होती है, परंतु युद्ध राजनीतिक समाधान की विफलता का प्रतीक है। इसके विपरीत राजनीतिक समाधान में बातचीत, समझाने बुझाने, निर्णय, सुलह, समझौते, दबाव, वोटों की गिनती या ऐसे ही अन्य तरीके आते हैं जिनमें युद्ध या लड़ाई का सहारा नहीं लिया जाता। वैसे युद्ध के दौरान जिन नियमों का पालन किया जाता है वे राजनीति का विषय माने जाते हैं। फिर युद्ध के बाद संबद्ध पक्षों के बीच समझौते की प्रक्रिया राजनीति का विषय होती है। कुछ भी हो, यह समाधान विवादग्रस्त पक्षों को स्वीकार अवश्य होना चाहिए। किसी विवाद से जुड़े पक्ष सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में अपने अपने हिस्से के बारे में तो मतभेद रखते हैं,
अपने अपने हिस्से के बारे में तो मतभेद रखते हैं, परंतु अपने मतभेद को सुलझाने की प्रक्रिया के बारे में उन्हें अवश्य सहमत होना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि अभाव की स्थिति में सबकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, अतः उन्हें अपना तर्कसंगत हिस्सा प्राप्त करके ही संतोष कर लेना चाहिए। यदि संपर्क से अपनी अपनी मांग पर अड़े रहेंगे तो समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा।